गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह लोंग ज़्याओ याओ से लड़ने में तांग वुतोंग ने यू हाओ की मदद की थी। तांग वुतोंग का रेडिएंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई अवतार देखकर लोंग ज़्याओ याओ भी बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। वहीं तांग वुतोंग ने लोंग ज़्याओ याओ के ऊपर बहुत ही अच्छे और आइकॉनिक लेवल के अटैक्स परफॉर्म करे, जैसे कि ड्रैगन विंड ब्लेड अटैक, सेकंड सोल स्किल, ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी थर्ड सोल स्किल, रेडिएंट ड्रैगन गॉड स्लैश एटसेट्रा। और भी ऐसे ही कई अटैक्स करती है। लेकिन लोंग ज़्याओ याओ भी इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी रह चुका है, उसे हराना इतना आसान थोड़ी ही होने वाला था। इसलिए लोंग ज़्याओ याओ ने भी बहुत बढ़िया काउंटर अटैक्स करके तांग वुतोंग को मात दी। यू हाओ ने भी बहुत जल्द ही अपनी पास को रिस्टोर करके तांग वुतोंग के साथ मिलकर लोंग ज़्याओ याओ को हराने की बहुत कोशिश करी। यू हाओ ने प्राइड ऑफ द टू आइज एंड स्नो एम्प्रेस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में रिजल्ट यू हाओ और तांग वुतोंग के फेवर में नहीं आया। फाइट के बाद यू हाओ और तांग वुतोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों ही जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए थे। तभी लोंग ज़्याओ याओ ने उन्हें छोड़ने की एक शर्त रखी, जिसमें यू हाओ को एक जहरीले पदार्थ से भरे हुए खंजर से खुद को 9 बार स्टैब करने को कहता है, और अगर यू हाओ ऐसा नहीं करता तो ये तांग वुतोंग को इस डैगर से खुद को स्टैब करना होगा। लेकिन यू हाओ तांग वुतोंग को बचाने के लिए खुद को स्टैब करने के लिए रेडी हो जाता है। लोंग ज़्याओ याओ बड़े ही निर्दय तरीके से गिनती करना शुरू कर देता है। वहीं तांग वुतोंग को भी ये देखकर बहुत दुख होता है। तांग वुतोंग यू हाओ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यू हाओ उसकी एक नहीं सुनता। यू हाओ तांग वुतोंग को हर एक स्टैब के साथ अपनी और वैंग डोंगर की कहानी सुनाता है कि किस तरह यू हाओ वैंग डोंगर से मिला और फिर उसे वैंग डोंगर मिली और फिर कैसे वो बिछड़े। इतना ही नहीं, यू हाओ ये भी बताता है कि जब उसने तांग वुतोंग को पहली बार देखा था, उसे यही लगा था कि ये वैंग डोंगर है जिसकी याददाश्त चली गई है। कहानी खत्म होने के बाद यू हाओ तांग वुतोंग से कहता है कि जब भी तुम वैंग डोंगर से मिलो तो उसे मेरे बारे में याद मत दिलाना। और ऐसा कहते ही यू हाओ वही जमीन पर अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऑरेंज सन मून एम्पायर के प्रिंस के पास है, जहाँ प्रिंस ने ऑरेंज को बड़े ही खास काम के लिए बुलाया है। प्रिंस के पास एक खास बॉक्स है जिसे बड़े प्यार से प्रिंस सहरा रहा है। जिसके बाद प्रिंस ऑरेंज को बताता है कि कोर्ट के ऑफिशियल लोगों ने एक पिटीशन सबमिट किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि प्रिंस अपने इस प्राइम टाइम में ही एक क्राउन प्रिंस लाए, मतलब अपने बेटे को लाए जो आगे चलकर उनकी जगह लेगा। ऑरेंज ये सब सुन रही है, लेकिन हमारी ही तरह अभी ऑरेंज को भी समझ नहीं आ रहा है कि प्रिंस उसे ये सब क्यों बता रहा है। जिसके बाद प्रिंस ऑरेंज की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे सारे राज पता है, इसलिए अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। ऐसा कहते ही प्रिंस ऑरेंज को लेकर उस बॉक्स के पास आ जाता है और फाइनली प्रिंस बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें से एक इंजेक्शन निकालता है। प्रिंस ऑरेंज को बताता है कि इस इंजेक्शन में उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर है और ऑरेंज से कहता है कि वो इस इंजेक्शन को लेकर प्रिंस के बच्चे को जन्म दे। ये सुनकर ऑरेंज बहुत शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर दुख की झलक साफ नजर आती है। लेकिन वो सर झुकाकर प्रिंस की बात को ना चाहते हुए भी मानने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंस ऑरेंज को उठाता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके पेट पर हाथ रखकर उसे ज्यादा चिंता ना करते हुए बच्चे पर फोकस करने के लिए कहता है। प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पेट में सिर्फ मेरा बच्चा होगा। साथ ही प्रिंस ऑरेंज को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस दौरान ऑरेंज पैलेस में ही रहेगी और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान देगी। साथ ही इसी बीच ऑरेंज की फ्रंट लाइन ड्यूटीज का काम जनरल लिन ही करेंगे। ऑरेंज प्रिंस की बातों को चुपचाप सुन रही है और हामी भर रही है, लेकिन अंदर से ऑरेंज भी बहुत ज्यादा दुखी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज अपने कमरे में हाथ में प्रिंस का दिया हुआ बॉक्स लेकर खिड़की के पास खड़ी है। ऑरेंज के एक हाथ में प्रिंस का दिया हुआ इंजेक्शन है, वहीं दूसरे हाथ में एक और मिस्टीरियस इंजेक्शन है। ऑरेंज दोनों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। बिजली कड़क रही है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यू हाओ अपने कमरे में बेड पर लेटा है। यू हाओ के सपने में तांग वुतोंग और लोंग ज़्याओ याओ आ रही हैं और तभी अचानक डर के कारण यू हाओ की आंख खुल जाती है। यू हाओ उठते ही लोंग ज़्याओ याओ और तांग वुतोंग को ढूंढने लगता है। यू हाओ अपने हाथों को देखता है, लेकिन उस पर अभी उसे एक भी घाव नजर नहीं आते हैं। यू हाओ को कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, क्या वो सब एक सपना था या सच था। अगर सच था तो उसके हाथों पर एक भी घाव का निशान क्यों नहीं है, क्योंकि युद्ध के दौरान यू हाओ बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था, जिसमें से 9 कट्स तो उसने खुद अपने शरीर पर लगाए थे। कहाँ गए वो सब?
जिसके बाद यूहाओ अपने शरीर को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई घाव नजर नहीं आता है और न ही कोई दर्द महसूस होता है। और बड़ी ही हैरानी की बात तो ये है कि यूहाओ को अपनी सोल पार्स पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती है। यूहाओ की सोल पार्स अब सीधा लेवल 80 पर जंप कर चुकी है और उसकी बॉडी में से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। तभी वहाँ पर नानक्यू और गुई आ जाती है। दोनों ही यूहाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नानक्यू यूहाओ को बताती है कि तुम पूरे 7 दिनों के बाद उठे हो, जिसे सुनकर यूहाओ हैरान रह जाता है कि पिछले 7 दिनों से वो बेहोश था। यूहाओ सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। तभी नानक्यू यूहाओ के पास आकर उसे चूटी काटती है और बताती है कि कुछ भी सपना नहीं था। जिसके बाद वो एक चेयर पर बैठ जाती है और यूहाओ से पूछती है कि वो हेवन डॉ सिटी में क्या कर रहा था और वहाँ कैसे पहुँचा। जिससे पहले यूहाओ आंसर करे, नानक्यू अगला सवाल पूछती है कि तांगुतोंग ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। तांगुतोंग का नाम सुनकर यूहाओ बहुत क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या तांगुतोंग उसे यहाँ लेकर आई थी, क्या वो ठीक है। जिस पर नानक्यू बताती है कि हाँ, तांगुतोंग आई थी, उसने देखा कि तुम ठीक हो तो वो किसी को भी बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई। जिसके बाद यूहाओ सोचता है कि ऐसा लगता है जैसे लोंग ज़ियाओयाओ ने हमें जाने दिया, लेकिन फिर सोचता है कि अगर उसे हमें छोड़ना ही था तो उसने मुझे जबरदस्ती खुद को स्टैप क्यों करवाया। यूहाओ के मन में अभी भी बहुत सवाल थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए यूहाओ वहाँ से निकल जाता है और सीधा बीबी के पास पहुँच जाता है। बीबी यूहाओ को देखकर बहुत खुश होता है और उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन बहुत जल्द ही बीबी की खुशी गुस्से में बदल जाती है। ये गुस्सा एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए कर रहा है। बीबी यूहाओ से गुस्से में उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारा काम था सिर्फ ड्रैगन सिटी जाकर वहाँ से रेयर मेटल्स को लेकर आना, फिर तुम हेवन डॉ सिटी कैसे पहुँचे। लेकिन यूहाओ बीबी को शांत करते हुए बताता है कि वो किसी कारण से वहाँ गया था। जिसके बाद बीबी उसी गुस्से से पूछता है कि कौन से रीजंस। जिस पर यूहाओ बताता है कि उसने सन मून एम्पायर के एडवांस आर्मी पर 2 बार हमला किया था, ड्रैगन सिटी में और एक्सट्रीम नॉर्थ में, इसलिए अब उसी रास्ते से वापस आना खतरे से खाली नहीं था, जिस वजह से यूहाओ को हेवन डॉ सिटी का रास्ता चुनना पड़ा। साथ ही यूहाओ बताता है कि वहाँ से आते हुए उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाते जाते कुछ इंटेलिजेंस भी इकट्ठा करता जाऊं। जिस पर बीबी पूछता है कि कौन सी इंटेलिजेंस। यूहाओ बताता है कि इंटेलिजेंस अबाउट टीचर ज़ियाओया, जिसका नाम सुनते ही बीबी बहुत शॉक हो जाता है और अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है। आगे यूहाओ बताता है कि हेवन डॉ सिटी में ओल्ड टैंग सेट की जगह है और टीचर ज़ियाओया हेवन डॉ सिटी से भी थी, इसलिए यूहाओ ने हेवन डॉ सिटी के पैलेस को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें यूहाओ को टीचर ज़ियाओया खुद तो नहीं मिले, लेकिन यूहाओ ने एक कैदी को पकड़ लिया। ये सब जानने के बाद बीबी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और यूहाओ से जल्द कैदी से ज़ियाओया के बारे में पूछने के लिए कहता है। जिस पर यूहाओ तुरंत अपनी स्टिमुलेशन पावर से बीबी के कमरे को एक मिस्टीरियस जगह में बदलकर खुद को और बीबी को भी फुल कवर क्लोथ्स पहना देता है, जिससे कैदी को जगह और लोगों के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। साथ ही यूहाओ अब बीबी को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहता है। जिसके बाद यूहाओ अपनी होली स्पिरिट कल की आर्मी को बुलाकर उस कैदी को पेश करवाता है। कैदी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कौन सी जगह है और कौन लोग उसके सामने खड़े हैं, इसलिए कैदी यूहाओ से उसका नाम पूछता है, लेकिन यूहाओ कैदी को अपना नाम बताने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। जिसके बाद यूहाओ कैदी से उसका नाम पूछता है। साथ ही यूहाओ कैदी से अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए झूठ बोलता है और कहता है कि उन्हें हाई रैंक ज़ोंगली ने भेजा है। यूहाओ के मुंह से ज़ोंगली का नाम सुनकर कैदी सीधा झुककर यूहाओ को नमस्कार करता है और अपना नाम बताते हुए कहता है कि आपका सबऑर्डिनेट चू यानवी आपके चरणों में प्रणाम करता है। जिसके बाद यूहाओ अनजान बनकर चू यानवी से पूछता है कि तुम पैलेस पर बेहोश क्यों हो गए थे और किसने तुम्हें मारा। जिस पर यानवी बताता है कि एक सोल सेज यानी यूहाओ पैलेस में घुस आया था, जिसका पीछा करते हुए वो वहाँ तक आ गया और बेहोश हो गया। जिसके बाद यूहाओ पूछता है कि सेंटिस कहाँ है। यूहाओ खुद जाकर उन्हें इस सब के बारे में बताएगा। तभी वो बताता है कि ब्लू सिल्वर सेंटिस अभी हेवन सोल एम्पायर फ्रंट लाइन्स में है। जिसके बाद यूहाओ पूछता है कि और दूसरी वाली कहाँ है, क्या वो हेडक्वार्टर्स में है। यूहाओ से दूसरी का नाम सुनकर यानवी हैरान हो जाता है और यानवी को पता चल जाता है कि ये और कोई है। जिसके बाद यानवी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूहाओ अपनी नेक्रोमांसी यानी सोल कंट्रोल फ्लेम से रोक देता है। यानवी की बॉडी अकड़ जाती है। यूहाओ उससे पूछता है कि होली स्पिरिट कल्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन यानवी इससे पहले कोई भी आंसर करे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वही दम तोड़ देता है। लेकिन यानवी की आइज से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स निकलती हैं, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो कि बाहर तक भी सुना और देखा जा सकता है। वहीं बीबी के कमरे की हालत तो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। धमाके की आवाज सुनकर तुरंत बीबी के कमरे में कायतू, जू शांसी, जियांग नानन सब पहुंच जाते हैं
धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि बीबी और यू हाओ बिल्कुल ठीक हैं। ये धमाका असल में इसलिए हुआ था क्योंकि यान वी के ऊपर एक श्राप था कि जैसे ही वो ऐसी किसी सिचुएशन में फंसेंगे उसी समय वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खत्म हो जाएंगे। लेकिन यू हाओ और बीबी खुश हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। उन्हें पता चल गया है कि टीचर जियाओ या हेवन सोल एम्पायर फ्रंट लाइंस पर है और सिस्टर जियाओ तियाओ होली स्पिरिट कल्ट हेडक्वार्टर्स में। सिस्टर जियाओ तियाओ और टीचर जियाओ याओ के बारे में जानते ही जू शांसी तुरंत वहां जाकर उन्हें बचाकर लाने के लिए कहता है। लेकिन तभी भी जू शांसी को रोकते हुए कहता है कि ये बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए हमें पहले जाकर सी गॉड पवेलियन में इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यू हाओ और बीबी सी गॉड पवेलियन में मास्टर स्वैन को सब बता चुके हैं। मास्टर स्वैन भी ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बीबी बताता है कि उन्हें पता चला है कि टीचर जियाओ या हेवन सोल एम्पायर फ्रंट लाइंस पर है, इसलिए अब बीबी और यू हाओ ने डिसाइड किया है कि वो रेस्क्यू टीम बनाएंगे और उन्हें वहाँ से बचाकर वापस लेकर आएंगे। साथ ही बीबी मास्टर ज़्वान के प्लान्स भी जानने की इच्छा दिखाती है, जिसमें मास्टर ज़्वान कहता है कि एकेडमी भी टैंक सेट का पूरा साथ देगी इस रेस्क्यू मिशन में। साथ ही मास्टर ज़्वान कहते हैं कि वो 2 टार्टल डॉलू भी बीबी और यू हाओ की मदद के लिए उनके साथ भेजेंगे। बीबी ये जानकर बहुत खुश होता है। मास्टर ज़्वान बताता है कि यूसी और शाओ से उनके साथ रेस्क्यू के लिए जाएंगे। ये दोनों ही बहुत सुपर डॉलू हैं। उनके साथ होने से यू हाओ और बीबी के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इस मदद के लिए यू हाओ और बीबी दोनों ही मास्टर ज़्वान का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद यू हाओ मास्टर ज़्वान से तैंग बुतांग के बारे में पूछता है कि जब वो वापस आई थी तो वो कैसी थी। यू हाओ के माइंड में अभी भी वही सवाल घूम रहे हैं। साथ ही यू हाओ को तैंग बुतांग की भी फिक्र हो रही है। यू हाओ आगे बढ़कर मास्टर ज़्वान से कहता है कि तैंग बुतांग ने उसकी जान बचाई है, वो तैंग बुतांग से मिलना चाहता है। मास्टर ज़्वान यू हाओ को बताता है कि तैंग बुतांग क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में चली गई है, जिसका मतलब है कि तैंग बुतांग अकेले एक कमरे में बंद होकर कल्टीवेशन कर रही है। साथ ही मास्टर ज़्वान बताते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते हैं कि तैंग बुतांग के मन में असल में क्या चल रहा है। ये जानकर यू हाओ को और ज्यादा हैरानी होती है। वहीं मास्टर ज़्वान आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि जब वो तुम्हें लेकर आई थी तब उन्होंने महसूस किया कि तैंग बुतांग की स्पिरिट थोड़ी अनसेटल्ड है। जिसके बाद तैंग बुतांग ने मास्टर ज़्वान से कहा कि उसे इस वक्त ट्रेनिंग के लिए सिक्लूजन यानी एकांत ध्यान में जाने की जरूरत है और कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। और ऐसा कहते ही तैंग बुतांग वहाँ से चली गई। मास्टर ज़्वान तैंग बुतांग के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उस लड़की में बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है और आशा करते हैं कि तैंग बुतांग को वो मिल जाए, जिसे ढूंढने के लिए तैंग बुतांग सिक्लूजन में गई है। जिसके बाद अब मास्टर ज़्वान बीबी और यू हाओ को वापस टैंग सेक जाकर तैयारी करने के लिए कहता है। साथ ही कहते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है। टैंग सेक में यू हाओ अपने रूम में आकर अपनी सभी सोल स्पिरिट्स ट्यांग मैंग, आइस एम्प्रेस, स्नो लेडी, बाजी सभी से बात करने लगता है। यू हाओ इन सभी से पूछता है कि उसकी बेहोशी के वक्त उसके पीछे से क्या हुआ था, उसकी बॉडी इतनी जल्दी से ठीक कैसे हो गई। तभी त्यान मैंग आकर यू हाओ को बताता है कि उस समय यानी जब यू हाओ जख्मी हुआ था उस समय ये सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और मौत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था। त्यान मैंग के ऐसा कहते ही सीन वहीं पहुंच जाता है जहां यू हाओ अपनी आखिरी सांस ले चुका था और बेहोश जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि खुद लोंग जियाओ याओ यू हाओ के पास आकर उसके पास बैठता है और खुद अपने हाथों से लोंग जियाओ याओ यू हाओ के शरीर से जहरीले डैगर को निकालता है। लोंग जियाओ याओ यू हाओ के पैशन और सच्चे दिल की तारीफ करते हुए यू हाओ का सर अपनी गोद में रखकर उसे ड्रैगन कोर देता है। ड्रैगन कोर को लेते ही यू हाओ की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और यू हाओ की बॉडी से गोल्डन लाइट इमर्ज होने लगती है। लोंग जियाओ याओ कहता है कि ड्रैगन कोर से अब 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ यू हाओ अपनी सोल स्पिरिट से ड्रैगन कोर के बारे में पूछता है, जिस पर स्नो लेडी बताती है कि ड्रैगन कोर एक ड्रैगन की इनर कोर है। जब ड्रैगन्स मैच्योर हो जाते हैं तब अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रिफाइन करने के लिए वो अपनी एनर्जी को कंडेंस करते हैं और उसे कहते हैं ड्रैगन कोर। ये ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल वैसे है जैसे ह्यूमन सोल मास्टर्स के लिए उनकी सोल कोर होती है, बहुत ज्यादा कीमती। जिसके बाद यू हाओ स्नो लेडी से क्यूरियस होकर सोल कोर के बारे में पूछता है। तभी आइस एम्प्रेस आकर यू हाओ को बताती है कि ड्रैगन कोर की वजह से ही यू हाओ ने इतनी जल्दी और इतने कम समय में ब्रेक थ्रू कर लिया और 80 लेवल तक पहुंच गए। तभी स्नो लेडी बताती है कि ड्रैगन कोर का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि वो आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करती है और तुम्हारी बोन्स और ब्लड लाइंस को और ज्यादा मजबूत बनाती है। साथ ही स्नो लेडी बताती है कि इस ड्रैगन कोर को एब्सॉर्ब करने के बाद अब यू हाओ की बॉडी की स्ट्रेंथ एक ट्रू ड्रैगन जितनी हो गई है और अब यू हाओ चाहे लिमिट डॉलर लेवल तक ही क्यों ना पहुंच जाए,
उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी बॉडी हैंडल कर पाएगी या नहीं। साथ ही आइस एम्प्रेस बताती है कि लॉन्ग ज़ियाओ याओ ने यू हाओ की बॉडी में डायरेक्टली ड्रैगन कोर की पावर को अप्लाई किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावर यू हाओ की चेस्ट में कंप्रेस और कंडेंस्ड है। इसलिए आइस एम्प्रेस यू हाओ से कहती है कि अगर इन फ्यूचर कभी तुम कल्टीवेट करो और सोल कोर बनाओ, तुम्हें ड्रैगन कोर की एनर्जी से बहुत हेल्प मिलेगी। जिसके बाद स्नो लेडी आगे आकर यू हाओ को बताती है कि ड्रैगन कोर की पावर मिस्टिक आइस एसेंस से भी कहीं ज्यादा गुना है। साथ ही तुम्हारे शरीर को भी इसके बहुत फायदे मिलेंगे। स्नो लेडी आगे कहती है कि जब तुम सेकंड सोल कोर कंडेंस करोगे, तुम्हें आइस अपनी चेस्ट पर पहले करना चाहिए और ड्रैगन कोर की पास को एब्सॉर्ब करना चाहिए, और उस समय तुम्हारा खुद का स्पिरिचुअल सी भी एक ड्रैगन के जितना सोल्ड हो जाएगा। और फिर अगर तुम्हारी कभी दी तियान से 1-on-1 लड़ाई होती है, तुम्हारे पास एटलीस्ट चांस होगा। ये सब जानने के बाद यू हाओ बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि लॉन्ग ज़ियाओ याओ ने उसकी इतनी बड़ी मदद क्यों करे। जिस पर तियान मेंग बताता है कि लॉन्ग ज़ियाओ याओ ने अंत में जो कहा था उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि लॉन्ग ज़ियाओ याओ ने तुम्हारी मदद टीचर मू एन के कहने पर की है। जिसके बाद सीन चेंज होकर वापस उसी समय में पहुंच जाता है जहां यू हाओ की बॉडी ड्रैगन कोर की वजह से हवा में है, और लॉन्ग ज़ियाओ याओ कहता है कि वो अभी इतना ज्यादा खो गया था कि यू हाओ को कभी ना बचाता, लेकिन उसे मुएन की रिक्वेस्ट को पूरा करना ही था। जिसके बाद मुएन भी वहाँ आ जाते हैं। मुएन लॉन्ग ज़ियाओ याओ से ये जे शुई के बारे में कहते हैं कि वो उसे नहीं रोक सकते हैं, इसलिए होली स्पिरिट कल से लड़ने की जिम्मेदारी यू हाओ की है। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ तियान मेंग मुएन की तारीफ करते हुए यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी टीचर तुम्हारी हर तरीके से मदद की है। जिसके बाद यू हाओ के मन के सारे सवाल फाइनली खत्म हो जाते हैं। यू हाओ अब खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखकर अपने टीचर मुएन को याद करता है। तभी पीछे से स्नो लेडी आगे आकर यू हाओ से ज़ियाओ बाई को वापस लेकर आने के लिए कहती है। जिन ऑडियंस को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, ज़ियाओ बाई उस लिटिल मंकी का नाम है जो एक्सट्रीम नॉर्थ से स्नो लेडी अपने साथ यू हाओ के लिए लेकर आई है। ज़ियाओ बाई स्नो लेडी को अपनी माँ मानता है। स्नो लेडी से ज़ियाओ बाई के बारे में सुनकर यू हाओ को अचानक याद आता है कि वो तो अभी भी हेवन डॉ सिटी में है। उनके बारे में तो यू हाओ बिल्कुल भूल गया था। जिस पर स्नो लेडी यू हाओ को बताती है कि ज़ियाओ बाई और उसका टेलीपैथी कनेक्शन है, मतलब मन से मन का कनेक्शन, और ज़ियाओ बाई बहुत ही चालाक बच्चा है। साथ ही स्नो लेडी यू हाओ को बताती है कि जब तुम्हें लॉन्ग ज़ियाओ याओ ले गया था तब ज़ियाओ बाई ने तुम्हारा पीछा किया और अभी वो यहाँ है। ऐसा कहते ही सीन चेंज होता है और हम ज़ियाओ बाई को देखते हैं जो कि एक लेक के अंदर है और अपने लिए खाना ढूंढ रहा है। ज़ियाओ बाई को इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी यू हाओ वहाँ पहुँच जाता है। यू हाओ की आवाज सुनते ही ज़ियाओ बाई फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा करते हुए यू हाओ से गले लग जाता है। ज़ियाओ बाई यू हाओ को बताता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तभी यू हाओ वहाँ ज़ियाओ बाई के ऊपर फ्रूट्स और खाने की बारिश कर देता है। ये देखकर ज़ियाओ बाई बहुत खुश हो जाता है और यू हाओ को खाने के लिए धन्यवाद करता है। जिसके बाद ज़ियाओ बाई अपने खाने को बहुत मजे से एंजॉय करने लगता है और यू हाओ उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हम आपसे जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।